हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेसिडेंट। आज हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। तो सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। आज हम लोग एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 61 पूरा का पूरा इंपीचमेंट प्रोसेस हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इंपीचमेंट स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था? अभी शायद स्टार्ट नहीं हुआ था इंपीचमेंट। तो पहले हम लोग इंपीचमेंट देखेंगे, फिर हम लोग आर्टिकल 62 देखेंगे, है ना, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे आगे के मुद्दों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो सबसे पहली बात यह याद रखनी है आपको, जो इंपीचमेंट प्रोसेस जो हमने लिया है ये कहां से लिया है? हमने अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया है इस प्रोसेस को। दूसरी बात याद रखेंगे कि जो महाभियोग वर्ड है, जो ये इंपीचमेंट वर्ड है, इंपीचमेंट वर्ड का प्रयोग, इंपीचमेंट वर्ड is only used for removal of president। यानी कि ये जो इंपीचमेंट वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज किया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है याद रखिएगा, ये एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, यानी कि ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। ओके, सवाल उठता है कि आखिर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा, व्हाट इज द ग्राउंड, किस ग्राउंड पर राष्ट्रपति को हटाएंगे? तो याद रखिएगा इनको हटाने का जो ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और याद रखिएगा ये जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान के संशोधन का मतलब, ये संविधान के उल्लंघन का मतलब क्या है? क्या इसको हमारे संविधान में डिफाइन किया गया? तो याद रखिएगा नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं कि व्हाट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन हम किसे कहेंगे यह हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया। बट यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या होगा, राष्ट्रपति को हटाने का ग्राउंड क्या होगा? तो वो क्या होगा? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान का उल्लंघन होगा। और राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही ये जो ग्राउंड है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन, ये ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ किसको हटाने के लिए यूज किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को इंपीच करने के लिए यूज किया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। एंड दिस ग्राउंड इज ओनली यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, या ओनली दिस ग्राउंड इज ओनली यूज्ड फॉर द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यानी संविधान के उल्लंघन, संविधान का जो उल्लंघन है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो आधार होता है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो सबसे पहला ये हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया। इंपीचमेंट वर्ड जो है, महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और आधार क्या है? आधार है संविधान का उल्लंघन, है ना। हिंदी में लिख लो निधि, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप लोग हिंदी में खुद से भी लिख लें, है ना। आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है और इसे हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है।
लेकिन जब भी आप राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाएंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इंफॉर्म करना पड़ता है। इसके लिए क्या प्रक्रिया, अभी हम लोग इसे समझते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें हम लोग। हाँ जी, अगले पॉइंट पर चलें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव, यानी जो रिजोल्यूशन है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, यानी इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है ना, या तो आप उसे लोकसभा में भी ला सकते हैं या फिर राज्यसभा में भी ला सकते हैं, इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसको लाने के लिए लेकिन आपको मिनिमम सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आपको लाना है तो इसके लिए आपको उस हाउस का मिनिमम सपोर्ट चाहिए। कितना? 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस यानी कि सदन की क्षमता का 1/4 सदस्यों का सपोर्ट चाहिए। सदन की कुल क्षमता का, जो सदन की कुल क्षमता है, क्षमता का 1/4 या 25%, है ना, इतने सदस्यों का क्या चाहिए आपको? सपोर्ट चाहिए आपको। यानी कि अगर आप लोकसभा में लाना चाहते हैं, अगर आपको मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव अगर आप लोकसभा में लाते हैं, तो लोकसभा में लाने के लिए आपको मिनिमम सपोर्ट कितना चाहिए? 1/4 ऑफ 543। इतने मेंबर का आपको सपोर्ट चाहिए होगा, तभी आप ला पाओगे, अन्यथा आप नहीं ला पाओगे। और अगर राज्यसभा में लाना होगा आपको, तो राज्यसभा में क्या? 1/4 ऑफ 245, जो टोटल स्ट्रेंथ है इसका 1/4 सदस्यों का सपोर्ट चाहिए, तभी आप इसे क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को के ऊपर इंपीचमेंट लगाने के 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ता है। इंपीचमेंट लगाने के 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए जैसे क्या करेंगे आप, लोकसभा में मान लीजिए आप ला रहे हैं, तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों का आपने सपोर्ट लिया और आपने लोकसभा स्पीकर को दिया कि ये लीजिए स्पीकर महोदय, हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति के ऊपर संविधान के उल्लंघन के ये आरोप हैं। राष्ट्रपति ने संविधान के इन प्रावधानों का उल्लंघन किया है और हम इस ग्राउंड पर, इस आधार पर हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहते हैं। आपने लोकसभा के स्पीकर को अपने 1/4 सदस्यों का सहमति लेकर के, सपोर्ट लेकर के आपने एक प्रस्ताव दे दिया। किसे? लोकसभा स्पीकर को। या फिर राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का सपोर्ट लिया और राज्यसभा के चेयरमैन को आपने दे दिया कि ये लीजिए चेयरमैन साहब, ये जो है हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने संविधान के इन प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ठीक, तो याद रखिए क्या होता है फिर, ये जो प्रेसिडेंट है, मतलब जो भी लोकसभा के स्पीकर है या राज्यसभा के चेयरमैन है, जहां पर भी आपने इस मोशन को, इस प्रस्ताव को जहां पर भी आपने इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा या राज्यसभा, जहां पर भी, लोकसभा के स्पीकर या जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं, वो क्या करेंगे? वो उस प्रस्ताव को इंफॉर्म करेंगे। किसे? प्रेसिडेंट को, कि राष्ट्रपति महोदय, सदन में आपके खिलाफ यह प्रस्ताव आया है, आपके ऊपर संविधान के उल्लंघन के ये आरोप लगाए गए हैं और यहां पर 14 दिन के बाद आपके खिलाफ ये जो प्रक्रिया है सदन में शुरू होगी। 14 दिन के बाद आपके खिलाफ ये प्रक्रिया शुरू होगी, तो आप अपना डिफेंस, आप अपना पक्ष, अपनी सुरक्षा के लिए या तो खुद तैयार रहिए
या फिर अपने वकील को कहिए तैयार रहिए, ये आरोप हैं आपके ऊपर, अपने बचाव में आपको जो भी कहना आइएगा कहिएगा, या आप अपने वकील को भेजिएगा कहिएगा, जो भी आकर कहे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को समझिए, पहले आप इतना लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक लिख लिया? अच्छा, वेरी गुड रोहित। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम इसके आगे चलेंगे। बिल्कुल, प्रेसिडेंट भी वकील भेजेंगे अपना, उनके खिलाफ जब महाभियोग प्रस्ताव लगेगा तो या खुद आ सकते हैं या फिर अपने वकील को भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है, अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस से इस प्रस्ताव को, यानी महाभियोग प्रस्ताव को टोटल स्ट्रेंथ के, यानी कि जो कुल क्षमता है सदन की, टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 बहुमत से या 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट अपने पद से रिमूव हो जाते हैं, प्रेसिडेंट अपने पद से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं, प्रेसिडेंट अपने पद से रिमूव हो जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा, अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है, भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक, भारत के किसी भी प्रेसिडेंट पर महाभियोग नहीं लाया गया है, नहीं लाया गया है। अब देखिए एक चीज समझिए, यहां पर एक चीज आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये जो आपका मान लेते हैं, अगर ये महाभियोग प्रस्ताव किस में आया, लोकसभा में आया, ध्यान से इस चीज को समझिए, ये जो महाभियोग प्रस्ताव है ये किस में आया, लोकसभा में आया, तो लोकसभा पहले अगर आया है तो लोकसभा क्या करेगी, इसे टोटल स्ट्रेंथ का, यानी कि जो लोकसभा का जो कुल क्षमता है 543, इसके 2/3 बहुमत से क्या करेगी, लोकसभा इसे पारित करेगी और कहां पर भेजेगी, राज्यसभा में भेजेगी। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, अगर ये लोकसभा में आया है तो लोकसभा क्या करेगी, इसे टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 बहुमत से पारित करेगी और राज्यसभा में भेजेगी। और जब ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा क्या करेगी, इसके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्जेस, जो भी आरोप लगाए गए हैं उस इन्वेस्टिगेशन, उसका क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, यानी उन आरोपों की जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्जेस, कि संविधान के इन इन प्रावधानों का उल्लंघन किया है, वो चार्जेस का इन्वेस्टिगेशन करेगी, उन आरोपों की जांच करेगी कि वाकई में ये आरोप सही हैं या गलत हैं। और प्रेसिडेंट उस हाउस में जाकर के खुद भी आकर के, खुद भी आ सकते हैं और खुद भी आकर के अपना पक्ष रखते हैं, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, ये गलत हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, या फिर अपने वकील को भी भेज सकते हैं या अपने बिहाफ पर किसी को भेज सकते हैं कि जाओ हमारे पक्ष में हमारा बचाव करना, ये मैंने ऐसे ऐसे ये नहीं किया है। और याद रखिएगा दोस्तों, फिर क्या होता है, याद रखेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्जेस के बाद अगर राज्यसभा भी इसे 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे, 2/3 ऑफ 245 अगर इससे पास कर दे, तो प्रेसिडेंट अपने पद से रिमूव हो जाएंगे, प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। यानी कि यह प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है, प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर पोस्ट, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर राज्यसभा में लाया गया, पहले राज्यसभा को पारित करके भेजना पड़ेगा कहां पर, लोकसभा में। अब लोकसभा यहां पर क्या करेगी, उनके ऊपर जो चार्जेस हैं उन चार्जेस की, उन आरोपों की जांच करेगी। अगर राज्यसभा में लाया है, यानी कि जिस हाउस में लाया गया है वो हाउस उनके ऊपर जो चार्ज लगाए गए हैं उसकी जांच नहीं कर सकती। जो हाउस है, जो हाउस इंपीचमेंट मोशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है,
उस हाउस में आरोप की जांच नहीं होगी। आरोपों की जांच किसमें होगी? दूसरे हाउस में। यानी कि अगर लोकसभा में लाया गया तो जांच कौन करेगी? राज्यसभा। और अगर राज्यसभा में लाया गया तो जांच कौन करेगी आरोपों की? लोकसभा। और अगर दोनों सदन से ये टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो प्रेसिडेंट अपने पद से इमीडिएटली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर उन्होंने संविधान के उल्लंघन किया, किसी अगर कानून का अगर उन्होंने वायलेशन किया है, किसी लॉ को अगर तोड़ा है, तो उनके खिलाफ जो भी उनके अगेंस्ट चार्ज, जो भी मतलब उसके अंदर सजा होगी वो सजा उनको दी जाएगी, है ना शिवम? क्लियर? जो भी उसके लिए सजा होगी वो दी जाएगी। यानी कि आप देखो, जो राष्ट्रपति को जो हटाने का प्रोसेस है, राष्ट्रपति को हटाने के प्रोसेस में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि राष्ट्रपति को चुनना था तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन हटाने में सभी सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। किसके? लोकसभा और राज्यसभा के। जब राष्ट्रपति को चुनना था तो राज्य के एमएलएज भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो राज्य के निर्वाचित एमएलएज थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाना है तो यहां पर राज्यों के निर्वाचित एमएलएज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ संसद के सभी सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 62। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। आगे चलें। नॉमिनेटेड मेंबर बिल्कुल करते हैं, ऑल मेंबर में तो नॉमिनेटेड भी आएंगे ना। हाँ बिल्कुल, 12 मेंबर भी करेंगे। यहाँ पर 245 है, इसका मतलब सारे मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। क्लियर है? पहले उनको पद से हटाते हैं, तब उनके ऊपर क्या करते हैं? केस करते हैं, है ना। क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 361 कहता है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर बने, इनको मतलब इम्यूनिटी प्राप्त है कि जब तक वो किसी मतलब राष्ट्रपति के पद पर है तब तक उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई स्टार्ट नहीं कर सकते। सिविल मामलों में, विधिक मामलों में कार्रवाई कर सकते हैं, दीवानी मामलों में कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी 2 महीने की सूचना देकर। ठीक है, इसलिए पहले उनके पद से हटाएंगे। ऐसा नहीं कि हत्या कर देंगे तो उनको हटाएंगे नहीं, वो राष्ट्रपति है तो किसी की हत्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना शिवम? क्लियर? सर जी पॉकेट अभी वीटो पावर पर तो आने दो। अरे लाने के लिए मिनिमम सपोर्ट 1/4 चाहिए जय। अगर आपको इस बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको मिनिमम सपोर्ट चाहिए 1/4 का, सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए। और उसे पारित करने के लिए आपको 2/3 टोटल स्ट्रेंथ का जो 2/3 बहुमत है उससे आपको पास करना होगा। अगर आपको मिनिमम 1/4 सदस्यों का सपोर्ट है तो आप ला ही नहीं सकते इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए आज तक किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है। वोट वैल्यू आखिर होता क्या है? मनु, अगर मान लो कि तुम एमपी हो या तुम एमएलए हो, तुमने अगर किसी भी प्रेसिडेंट को मतलब क्या किया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जाकर तुमने किसी कैंडिडेट को वोट किया, तो तुमने जो वोट किया अब उसका वैल्यू कितना काउंट होगा, उसे बोलते हैं वोट वैल्यू। ठीक है, ओके चलिए। बिल्कुल दिया जा सकता है ना। अगर उनका ऐसा आरोप है तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए पार्ट लेते हैं लेकिन इंपीचमेंट में क्यों नहीं? क्योंकि हमारे संविधान की जो मतलब जो हमारी प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की, है ना, वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या है, संसद के क्या है, अंग हैं। ठीक है, तो उनको जब इलेक्ट करना होगा चूंकि जो प्रेसिडेंट है वो पूरे देश के क्या है, पूरे देश के एग्जीक्यूटिव हेड है, उनके द्वारा इमरजेंसी लगाया जा सकता है, उनके द्वारा प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है जिसमें कि स्टेट प्रभावित होंगे। इसलिए जब चुनना होगा तो राज्यों का भी उसमें क्या चाहिए, प्रतिनिधित्व, राज्यों का भी वो चाहिए।
चुनने के लिए। लेकिन जब हटाना है तो हटाने के लिए संसद अकेले क्या कर सकती है, हटा सकती है। ठीक है, उनको हटाने से राज्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है, आया समझ में? तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? ओमकार रंजन पूरा सवाल पूछो। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अगला है आर्टिकल 62, टाइम टू फिल वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। टाइम टू फिल वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के कार्यालय को फिल करने का समय कल तुम नींद में थे स्वरूप क्लास में? कल जब मैंने डाउट पूछा आपसे आर्टिकल 58 को फिनिश करने के बाद, तो आप कहां थे? मैंने बताया था कि जब भी कोई प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है तो उसके लिए मिनिमम प्रपोजर, यानी कि ऐसे कोई मुंह उठा के जाकर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके लिए आपको जो भी राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, जो राष्ट्रपति को जो लोग चुनते हैं, उसके न्यूनतम 50 सदस्यों का आपका नाम प्रपोज किया जाना चाहिए। आपका नाम वो प्रपोज करा 50 लोग उसमें से, और 50 दूसरे लोग आपके नाम का क्या करें, समर्थन करें। यानी कि टोटल आपका जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें से 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए, 50 लोग क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के 100 लोग अगर चाहेंगे तभी आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? चलिए नेक्स्ट है टाइम टू फिल वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। यह कहता है नए राष्ट्रपति का चुनाव या नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन, पुराने प्रेसिडेंट का टर्म पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन पुराने प्रेसिडेंट का टर्म पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। यानी कि ये क्या कहता है, वर्तमान में जो मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, है ना, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, इनका टर्म पूरा होने से पहले, यानी जो मुर्मू जी हैं, इनका कार्यकाल जिस दिन पूरा हो रहा होगा, इनका 5 साल का कार्यकाल जिस दिन पूरा हो रहा होगा, उसके पहले पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। क्योंकि क्या आर्टिकल 52 क्या कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एवरी टाइम, यानी कि हर समय भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं हो सकता, इसलिए नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला है, 2 महीने बचे हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने में, या 1 महीने बचे हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने में, और इसी बीच में क्या आ गया, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें कि चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू हेल्ड इलेक्शन, तो क्या करेंगे? तो हमारा संविधान कहता है कि जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है वो अपने पद पर कंटिन्यू करेंगे। यानी कि अगर किसी कारण से राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विलंब होता है, मान लीजिए राष्ट्रपति का टर्म पूरा हो गया और चुनाव नहीं हो पाया किसी कारण से, तो जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है वो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाएंगे। ये हमारा संविधान कहता है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, ये कहता है अगर किसी कारण से मतलब क्या, ड्यू टू डेथ, ड्यू टू रेजिग्नेशन और ड्यू टू इंपीचमेंट, ड्यू टू डेथ, ड्यू टू रेजिग्नेशन, ड्यू टू इंपीचमेंट, अगर किसी कारण से प्रेसिडेंट का पद खाली होता है, अगर किसी कारण से प्रेसिडेंट का पद खाली होता है, तो नए प्रेसिडेंट का
तो नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। कितने मंथ के अंदर? 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब मान लीजिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं जाकिर हुसैन की, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका डेथ हो गया, 2 साल का इन्होंने अपना टर्म पूरा किया था 1969 में, और इनका डेथ हो गया। मान लेते हैं इनके डेथ के कारण अब क्या वैकेंसी अराइज हुई? वैकेंसी अराइज हुई अब जो यहां पर नए प्रेसिडेंट चुनकर आएंगे, यहां पर जो नए राष्ट्रपति चुनकर आएंगे, वो अगले 5 साल के टर्म के लिए चुनकर आएंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग बचा हुआ टर्म है उसके लिए चुनकर आएंगे? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 साल राष्ट्रपति रहे, इनके बाद डेथ हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गया। अब जो यहां पर नए राष्ट्रपति चुनकर आएंगे वो बचे हुए 3 साल के लिए चुनकर आएंगे या फिर पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनकर आएंगे? तो ये हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 62, अगर इस कारण से नए प्रेसिडेंट चुनकर आते हैं, तो वो अपने पूरे 5 साल के टर्म के लिए चुनकर आएंगे, पूरे 5 साल के टर्म के लिए चुनकर आएंगे, है ना, पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनकर आएंगे। ठीक, यानी कि यहां पर बचा हुआ 3 साल नहीं होगा। ठीक है, बचा हुआ 3 साल नहीं, बल्कि पूरे 5 साल का कार्यकाल के लिए चुनकर आएंगे, पूरे 5 साल के लिए क्या होंगे? चुनकर आएंगे। इस चीज को आप याद रखें। क्लियर? ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पूरे प्रेसिडेंट को बिल्कुल, जो भी राष्ट्रपति रहेंगे तो उनको राष्ट्रपति आवास दिया जाएगा रहने के लिए, है ना, जो भी राष्ट्रपति रहेंगे, है ना। क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। पहले यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम लोग इसके आगे की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, इसका इस सौरभ राठौर का क्या डाउट है, थोड़ा देखिएगा इधर बीच वाले में जो है, बीच में है ये। प्रेसिडेंट सर जी, पॉकेट वीटो यूज करना भी इम्पीचमेंट स्टार्ट किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पॉकेट वीटो यूज करने पर क्यों इम्पीचमेंट स्टार्ट करेंगे? पॉकेट वीटो का यूज करना क्या संविधान का उल्लंघन है? नहीं है। सर न्यू प्रेसिडेंट आएंगे तो उनका भी इलेक्शन होगा या उन्हीं का इलेक्शन से? नहीं नहीं, इलेक्शन होगा उसका सौरभ। ठीक है, और फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी। अभी कुछ पॉइंट आपको लिखाएंगे, चिंता मत करिए, कुछ पॉइंट लिखाएंगे। election of new president is completed before completion of term of existing president. सेकंड लिख लीजिएगा, if there is vacancy in office of president due to any reason, then the election of new president must be completed within 6 months. And तीसरा, due to this reason, if new president is elected, then he will be elected for a complete term. ठीक है, आर्टिकल 62 का हिंदी बोल दें, लिख लो। राष्ट्रपति के कार्यालय के
वैकेंसी को पूरा करने का समय, राष्ट्रपति के कार्यालय के वैकेंसी को, खालीपन को पूरा करने का समय। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट आप लोग याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं प्रेसिडेंट का पद अगर किसी कारण से वैकेंट होता है, प्रेसिडेंट का पद अगर क्या होता है, किसी कारण से वैकेंट होता है, खाली होता है, तो कौन प्रेसिडेंट के पद को होल्ड करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी पद मान लीजिए एक साथ वैकेंट होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद अगर एक साथ खाली हो गया, तो उस समय राष्ट्रपति के पद को होल्ड कौन करेंगे? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। और मान लीजिए अगर इनका भी पद अगर खाली है, मान लीजिए सीजेआई भी नहीं है, तो इस कंडीशन में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी सर्वोच्च न्यायालय के सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है आनंद जी, अभी मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का टर्म पूरा हो गया और किसी कंडीशन से चुनाव नहीं हो पाया, तो जब तक नए राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते हैं, तब तक जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे। अभी बताया था ना आपको। ठीक है, जब तक नए, उस समय उपराष्ट्रपति क्यों रहेंगे? जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक जो पुराने राष्ट्रपति हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, चलिए, सीजेआई को ही मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, उसी को मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 मंथ तक, वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 मंथ तक प्रेसिडेंट के पद को होल्ड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। यानी कि कोई भी उपराष्ट्रपति मैक्सिमम कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? 6 महीने तक। क्यों? क्योंकि कहता है कि अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का पद खाली हुआ, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने समय तक? 6 महीने तक क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के पद को होल्ड कर सकते हैं। ये अंशु, इधर वाला थोड़ा कमेंट दिखाइएगा, इस बच्चे का क्या है? सर, तो सीनियर जज प्रेसिडेंट के पद को हाँ होल्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर मतलब नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे, है ना? क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, एकमात्र वनली सीजेआई, वनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु बिकेम प्रेसिडेंट, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं, एकमात्र सीजेआई जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है? एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। याद रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद होल्ड करेंगे, तो उनको राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं मिलेंगी। राष्ट्रपति आवास रहने के लिए मिलेगा, राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी, राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं और राष्ट्रपति के सारे पावर्स उनके पास होंगे, जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे तब तक। ठीक है, और जैसे एक बार नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा और जब वो अपना पद होल्ड कर लेंगे, तो ये फिर से वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? याद रखिएगा, जब वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का पद होल्ड करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पद की सैलरी मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती है। आपके मन में फिर सवाल उठेगा कि सर, जब मान लीजिए प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद को होल्ड करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट का पद कौन होल्ड करते हैं? तो दोस्तों, हमारे संविधान के अंदर, हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट या तो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, या फिर वो राष्ट्रपति के ऑफिस में वैकेंसी के केस में राष्ट्रपति का पद होल्ड करते हैं।
अगर वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करे तो उनको राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी मिल रही है। अगर वो प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट की सैलरी मिल रही है। मान लीजिए अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी मिलेगी और प्रेसिडेंट की भी सैलरी मिलेगी, नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की सैलरी दी जाएगी। और उस समय राज्यसभा के चेयरमैन का काम कौन करेंगे? तो जो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन है वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, नहीं, वो बस जो चेयरमैन की अनुपस्थिति में, जो चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। अब उनकी अनुपस्थिति में वो क्या करेंगे? राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। इस चीज को आप याद रखेंगे। शुभम, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला कि या तो उनको राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में सैलरी मिलती है या फिर प्रेसिडेंट के रूप में सैलरी मिलती है जब वो प्रेसिडेंट का पद होल्ड करते हैं। नॉर्मली राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? नॉर्मली राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो उनको जो सैलरी मिलती है आज राज्यसभा चेयरमैन के रूप में मिलती है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पद का कोई कार्य नहीं है। आया समझ में? तो वाइस प्रेसिडेंट को जो पैसा मिलता है ना, वो किसके रूप में मिलता है? एज राज्यसभा चेयरमैन। चूंकि वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं इसलिए मिलती है। क्लियर? थोड़ा ऊपर करिएगा, एक बच्चे का कोई कमेंट था इधर सबसे लास्ट इस तरफ। सर, फर्स्ट पीएम नेहरू and first president appointed on 26th Jan 1950. बीच में शिवम, तुम ना थोड़ा ना जाकर पूरा लिस्ट देख लो एक बार प्रेसिडेंट का, शिवम जी, है ना? आपको मतलब जो भी डाउट्स होते हैं, ऐसे बेसिक बेसिक डाउट्स जो होते हैं, एक्चुअली में बीच में वीवी गिरी जी का डेथ हो गया, सॉरी वीवी गिरी नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन का डेथ हो गया, तो उसके बाद फिर नए राष्ट्रपति चुनकर आए। बीच में फिर फखरुद्दीन अली अहमद साहब का डेथ हो गया, फिर बीच में चुनकर आए। और लोकसभा के अंदर कई बार लोकसभा टर्म से पहले डिसॉल्व हो गई है, कई बार लोकसभा क्या हुई है, बीच में डिसॉल्व हो गई है। इसको लेकर ना जाकर मैंने बोला है, रील्स देखने की बजाय आप थोड़ा प्रधानमंत्री सीरीज देखा करिए, प्रधानमंत्री सीरीज देखिए, है ना, जाकर के रील्स देखने की बजाय, तो आपको ये सारे डाउट्स नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। सर, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज का पीडीएफ सेंड करवाया, ऑलरेडी सारा पीडीएफ अपडेट है ना? अपने आप को अपडेट करो। अभी हमने वाइस चांसलर पढ़ रहे हैं क्या? मैंने वाइस चांसलर यहां पर पढ़ाया। हरे कृष्ण, तुम्हारे दिमाग में ये कहां से आ गया वाइस चांसलर वाली बात? ये बताओ, वाइस चांसलर वाले, मैंने वाइस प्रेसिडेंट बताया है और कह रहे हो वाइस चांसलर। वाइस चांसलर और वाइस प्रेसिडेंट में फर्क है ना जी। बिल्कुल सारे पावर्स हो सकते हैं उनके पास, तो वो ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं, वीटो पावर भी उनके पास होता है, इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, सारे पावर्स होते हैं उनके पास राष्ट्रपति के, जब भी वो क्या होता है, राष्ट्रपति के पद पर होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट याद रखिएगा, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? ये तो आपको पता होगा, कुछ होंगे महानुभाव जिनको ये भी पता नहीं होगा, है ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुछ ऐसे भी महानुभाव होंगे। याद रखिएगा, ओनली प्रेसिडेंट, मतलब ऐसे लिख लो, एकमात्र राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार चुने गए, एकमात्र प्रेसिडेंट जो लगातार 2 बार चुने गए, लगातार 2 टर्म के लिए चुने गए, वो कौन है? वो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए।
नहीं, नहीं हो सकते हैं आप, था, है ना? चलो कोई, नेक्स्ट है, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, अगला याद रखिएगा, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट के.आर. नारायण। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ओनली प्रेसिडेंट हु बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी एकमात्र राष्ट्रपति जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ, एकमात्र राष्ट्रपति जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है, इंडिपेंडेंस, द्रौपदी मुर्मू। पहली लाइन लिखा है फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले, अनुसूचित जाति से बिलोंग करने वाले जो पहले प्रेसिडेंट थे। क्लीमेंसी पावर क्या होता है ना? के.आर. नारायण का के.आर. का पूरा मतलब नहीं याद रखना है ना, सौरभ जाटव जी, ठीक, सिर्फ के.आर. नारायण याद रखो तो, है ना? सर के.आर. का मतलब क्या है? किस, तुम सीडीएस के छात्र हो ना जी, कि एनडीए के छात्र हो? क्लीमेंसी पावर, तो मैं पहली बार क्लीमेंसी पावर का मैं सुन रहा हूं, तभी आपके अंदर ऐसी मतलब दुविधा है आपको, है ना? तभी तभी आप के.आर. का मतलब पूछ रहे हैं। ठीक है, ये कुछ बच्चे हैं ना यहाँ पे, मैं देखता हूँ खास करके एनडीए के बच्चे हैं, कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो बस अपने डाउट पूछने, उनको पढ़ने लिखने से मतलब कोई बहुत वो नहीं है, उनके मन में वो आएंगे बस अपना डाउट दो चार मतलब पाँच छः लिख लिख कर आते हैं, और वो बस अपना उसी में पूरा टाइप करने में पूरा क्लास में अपना पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं, है ना? दलित का मतलब जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले, यानी एससी, आप एससी प्रेसिडेंट भी लिख सकते हो, है ना? क्षमादान शक्ति का प्रयोग भी वो मंत्री परिषद के सलाह पर ही करते हैं, यानी कि कैबिनेट के सलाह पर ही करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, चलिए आगे चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल, अब हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं, है ना? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे
पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं तो सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी लिख लीजिएगा। यूनियन गवर्नमेंट के सभी एग्जीक्यूटिव डिसीजन, यानी संघ की सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय, एग्जीक्यूटिव डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट is taken in name of president, is taken in name of president, है ना? ठीक है। याद रखिएगा, ये अब अलग है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट अलग है। आर्टिकल 62 हमारा फिनिश हो गया पहले, अब ये हम पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, यूनियन गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। अगला, प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट के कार्यों के संचालन को आसान बनाने के लिए, केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन को आसान बनाने के लिए, इंग्लिश में भी मैं बोल दूंगा अभी, आसान बनाने के लिए नियम बना सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन मेक रूल, प्रेसिडेंट कैन मेक रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, प्रेसिडेंट कैन मेक रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार जो है, संघ की सरकार जो, उसके कार्यों के संचालन को आसान बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रूल बना सकते हैं। अगला, प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी, हिंदी में लिख लीजिएगा, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं तथा उनकी सैलरी तय करते हैं तथा उनकी सैलरी डिसाइड करते हैं। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसको कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट। उनकी जो सैलरी है उसको भी कौन डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट, है ना। नहीं है भाई, आर्टिकल 62 में पावर नहीं है। मैंने अभी बताया पावर ऑफ प्रेसिडेंट अलग है ना। जैसे आर्टिकल 77 ये बात करता है, इसकी बात करता है प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट के कार्यों के संचालन को आसान बनाने के लिए नियम बना सकते हैं, सब बताएंगे। हर चीज में आर्टिकल नहीं होता है ना जी, है ना। हर चीज तो मतलब क्या आर्टिकल में ही लिखा गया होगा, नहीं ना, ठीक है। तो जहां पर आर्टिकल होगा वहां पर आपको बताएंगे कौन सा किस आर्टिकल में है, ठीक है। जब बोल दिया कि आर्टिकल 62 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, अब हम पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ये कहता है यूनियन गवर्नमेंट के सभी एग्जीक्यूटिव डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट के कार्यों के संचालन को आसान बनाने के लिए नियम बना सकते हैं। आर्टिकल 77 में हम बात करेंगे आगे, जब लिखना होगा लिखाएंगे वहां पर। और प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं तथा इनकी सैलरी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। क्लियर है यहां तक? पहले आप इतना लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं।
यहां तक लिख लिया सभी ने? किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। याद रखिएगा अगला कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट, प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट कर सकते हैं। याद रखिएगा पहला कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको नियुक्त कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। तीसरा मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है बताइए? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यानी यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। चौथा मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? आप लोग ये बताइए। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। इसके बाद याद रखिएगा जो नेक्स्ट याद रखना है गवर्नर, ठीक है। इसके बाद याद रखना है मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ एनसीएससी, या मैं उसे आगे लिख देता हूं, पहले आप इतना लिखो। आर्टिकल 315 नॉट आर्टिकल 312। एजीआई को हिंदी में कहते हैं भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट लिख लेना प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यानी कैग की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति, कैग का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका गठन आर्टिकल 148 के तहत होता है। भारत का महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक। ठीक है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को, यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को, वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है। इसके मेंबर और चेयरमैन को मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और जो आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको राज्यपाल को, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्री परिषद को। इन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। सीएसी का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी का मतलब है अदर इलेक्शन कमिश्नर। कल हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति का वीटो पावर क्या है, राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस पावर क्या है, इसकी हम लोग बात करते हैं। आनंद साहू जी, बताया था आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत 2001 तक बढ़ाया गया था कि 1971 का 2001 तक हम लेंगे। फिर 2001 में, फिर 2003 में फिर से क्या होता है? संशोधन होता है। और 2003 में संशोधन करके, 2003 में नहीं, सॉरी 2001 में फिर से संशोधन होता है, और उसमें क्या दिया जाता है कि 2026 तक हम यही लेंगे। अभी 2026 तक है। अब 2026 के बाद देखिए फिर से अगर संशोधन करके बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ये तो पार्लियामेंट के ऊपर है। ठीक है। प्रेसिडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, जो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके चांसलर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, है ना। और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर कौन होते हैं? वो गवर्नर होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, है ना, इसके आगे के मुद्दों के साथ। कल हम लोग वीटो पावर पढ़ेंगे और ऑर्डिनेंस पावर पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। सीईसी का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे। क्या है ये सर आर्टिकल, इसका थोड़ा देखिएगा क्या है सर। आर्टिकल 50 में जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा है।
एंड प्रेसिडेंट जज अपॉइंट करते हैं जो कि कैबिनेट के एडवाइस पर करते हैं, तो क्या यार कहाँ तुमने अभी शिवम कहाँ पढ़ लिया तुमने कि प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर या कैबिनेट के एडवाइस पर जज को अपॉइंट करते हैं? जज के अपॉइंटमेंट कैसे होता है पता है आपको? अभी आप नहीं जानते हैं। जब हम आएंगे जज के अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज के, हाई कोर्ट के जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर कॉलेजियम सिस्टम, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 जज होते हैं, एक 5 जजों का कॉलेजियम होता है। तो वो जज खुद ही, मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद ही जजों की नियुक्ति करती है, उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता है ना। बस वो प्रेसिडेंट बस नाम मात्र के लिए अपॉइंट करते हैं। एक्चुअल नाम जो भेजा जाता है प्रेसिडेंट को, वो किसके द्वारा भेजा जाता है? वो कॉलेजियम के द्वारा भेजा जाता है, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट का कॉलेजियम जो होता है, उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 4 अदर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट के जो जज का अपॉइंटमेंट होता है, उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और 2 अदर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो जब वहां पर आएंगे तब बताएंगे उसके बारे में, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। मुझे पता है कि आप जानते हैं, आपको आता है ना, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब हम आएंगे कॉलेजियम के बारे में, तो यहां पर है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैबिनेट के सलाह पर नहीं करते हैं अपॉइंट प्रेसिडेंट, है ना। इसलिए बेसिक थोड़ा सा पढ़ा करिए, बेसिक बुक खुद भी पढ़ा करो, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।